सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष मनोविज्ञान की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन में पर्सनैलिटी टॉपिक अर्थात व्यक्तित्व। इससे पहले हम 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया है, हमने वंशानुक्रम और वातावरण जिसे आप हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कहते हैं वो टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पश्चात हमने किया है पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, है ना, मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य, ये भी हम अच्छे से कर चुके हैं। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? इसमें हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर कंपाइल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आज हमने लिया है पर्सनैलिटी टॉपिक, तो पर्सनैलिटी के वो सभी क्वेश्चंस को समावेशित करने का प्रयास किया जाता है एक ही सिंगल वीडियो में। आपके डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, CTET होता है, DSSS होता है, ठीक है, DSSS इसमें आपका PRT का होता है, ठीक है जी, TGT लेवल का भी होता है और PGT लेवल का भी होता है। इसी प्रकार KVS का भी होता है, NVS का भी होता है, ठीक है, AWES का भी होता है, ठीक है, AES का भी होता है। ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। यहाँ पर जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, चाहे वो स्टेट के टेट हों, इसमें यूपी टेट के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, रीट के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, राजस्थान टेट भी जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, और CTET की बात तो मैंने कर ही ली। MP टेट के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो फर्दर एक ही टॉपिक के डिफरेंट एग्जाम टीचिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको कंपाइल करके आपको एक वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। काफ़ी समय लगता है इसमें, तो आपका सहयोग अपेक्षित है इसके अंतर्गत। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको पता है जो क्वेश्चंस आते हैं हम वो रिपीट होना लाजमी है। किसी ना किसी टीचिंग एग्ज़ाम में आपको रिपीटिशन देखने को मिल ही जाएगा, है ना। तो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये समान रूप से लाभदायक है सीरीज़, ठीक है जी। चलिए, तो व्यक्तित्व हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, पर्सनैलिटी। तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करते हैं 50 क्वेश्चंस की। जो बेस्ट 50 क्वेश्चन है उसी को ही डिस्कस करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है जी। 50 क्वेश्चन चर्चा करेंगे, समय 1 घंटा, 1 घंटे लगेंगे लगभग, 1 आवर, ठीक है जी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम के साथ साथ सामान्य स्तर पर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल CHSL, SSC के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, MTS CPO, तो उसके लिए GK सेक्शन आप विजिट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से NCERT कवर कराया गया है। MCQ सीरीज़ भी है और चैप्टर वाइज भी चीज़ें वहाँ पर टू द पॉइंट नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है पर्सनैलिटी का, थीमेटिक एपरसेप्शन। देखिए कई बार इसको लोग एप्रिसिएशन पढ़ देते हैं, है ना, तो वो रॉन्ग वर्ड है, एपरसेप्शन है, ध्यान रखिएगा। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट अर्थात शॉर्ट में बोलेंगे टैट, TAT, वाज डेवलप्ड बाय। यदि मैं हिंदी में बोलूँ तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, तो लैंग्वेज का कोई इतना इशू होने नहीं वाला है ना। लेकिन कुछ चीज़ें टर्म्स आपको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। ये मैं बार बार प्रेफर करता हूँ। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं जिसको इंग्लिश में बेहतर तरीके से याद किया जा सकता है, बाकी आप अपने लेवल पर चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में याद कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इसका आंसर क्या है, आपके ऑप्शन ये रहे, मुर्रे, MURRAY, दूसरा ऑप्शन है बेलाक, BELLAK, तीसरा ऑप्शन है आपका साइमंड, SYMOND, और चौथा ऑप्शन है आपका होल्ट्जमैन, HOLTZMAN। जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम ऐसे होते हैं कि स्पेलिंग बोलनी पड़ती है ना, कभी किसी को समझ में आता है तो कभी दिक्कत होती है। चलिए फिलहाल TAT, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, किसने डेवलप किया था? जी हाँ, चलिए बिल्कुल सही उत्तर है जिसने मुर्रे लगाया है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। MURRAY, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत से टीचिंग एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बना हुआ है। TAT अर्थात थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। देखिए इसमें वैसे 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, एक तो मुर्रे यहाँ पर नाम दिया हुआ है, इसी के साथ ही मॉर्गन का नाम भी लिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंट्रोवर्ट
एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी इज क्लासिफाइड बाय, अर्थात अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। सबसे पहला ऑप्शन आपका स्प्रेंजर, दूसरा ऑप्शन है आपका क्रैचनर, तीसरा ऑप्शन है आपका युंग, जिसे आप जुंग भी बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है आपका शेल्डन। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट व्यक्तित्व के ये प्रकार किसने बांटे हैं, किसने सिद्धांत दिया है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? बिल्कुल सही, युंग। ठीक है, जिसे आप जुंग भी बोलते हैं कभी कभार, हिंदी में पढ़ेंगे तो युंग मिलेगा आपको। ठीक है, इंग्लिश में JUNG लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सीधा उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड आवर वैल्यूज आर इंटरलाइज्ड विद इन द, अर्थात फ्रॉयड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है। किस में होता है हमारा आंतरिकीकरण? ठीक है, या फिर इंटरनलाइज्ड बोल सकते हैं आप। जी हाँ, फ्रॉयड आपको पता है साइको एनालिसिस का सिद्धांत इन्होंने दिया है, मनोविश्लेषणवाद जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ऑप्शंस आपके ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका सिचुएशंस, दूसरा ऑप्शन है सुपर ईगो, तीसरा ऑप्शन है इड, चौथा ऑप्शन है ईगो। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका सुपर ईगो। ठीक है, मूल्यों का जो आंतरिकीकरण होता है वो सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो ही कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनैलिटी के भी कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, कुछ प्रोजेक्टिव होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, कुछ नॉन प्रोजेक्टिव होते हैं। तो ये कैटेगराइज हम जब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जब हम अपनी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस बनाएंगे ना हर किसी की। अभी तो हम MCQ टाइप कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, है ना। जब हम एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस बनाएंगे वहाँ पर हर एक टॉपिक पर अच्छे से चर्चा करेंगे, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, किसने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा है, कितने भागों में बांटा है, उन भागों में क्या क्या कहा है, वो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम जब हम इसका एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन लेके आएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर के चलेंगे, है ना। डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी को ही हम एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आने वाले फर्दर एग्ज़ाम्स में आप इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। क्योंकि अगर हर किसी क्वेश्चन को हम हिस्ट्री में जाकर एक्सप्लेन करने लग गए तो ये 1 घंटे की बजाय 6 घंटे की वीडियो बन जाएगी ये, है ना। इतने आप समझदार हैं। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे हम। ठीक है, तो प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है ना। अगर मैं हिंदी में क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका रोरशा बोलते हैं इसको, ठीक है, रोरशा इंक ब्लॉक टेस्ट। दूसरा है टैट, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। और तीसरा है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और चौथा ऑप्शन है आपका 16PF टेस्ट। जी हाँ, प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है, व्यक्तित्व का प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। जी हाँ, चलिए बिल्कुल ठीक। यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा आपका 16PF टेस्ट। ठीक है, 16PF ये कैटल द्वारा व्यक्तित्व का सिद्धांत है, ना कि कोई टेस्ट है। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट तो है ही नहीं है, ये कैटल ने दिया है, सिद्धांत है ये। कैटल कैसे लिखेंगे? CATTLE, स्पेलिंग में हो सकता है, ठीक है, आगे पीछे, लेकिन कैटल ने दिया है। हिंदी में आप ऐसे लिखते हैं, ठीक, रेमंड एंड कैटल बोलते हैं। ठीक, तो इन्होंने सिद्धांत दिया 16PF का। 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क्स कुछ बताए हैं इन्होंने, है ना। और बाकी इनकी एक्सप्लेन में चर्चा हम आगे करेंगे जब हम व्याख्यात्मक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 16PF टेस्ट। ठीक, और बाकी जो 3 है ना, ये सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। रोचरा टेस्ट भी आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट है, टैट भी आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इसको याद कैसे करेंगे? जब हम एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस लेके आएंगे वहाँ अच्छे से बताएंगे और अच्छे से करेंगे हम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका, डैश गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, अर्थात किसने सामूहिक अचेतन या अवचेतन का संप्रत्यय दिया था। आपके ऑप्शंस है, पहला है जंग या जुंग बोलते हैं, हिंदी में युंग बोलेंगे, और दूसरा है फ्रॉयड, तीसरा है सुलिवन, और चौथा है आपका एडलर। क्या है सही उत्तर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन जहाँ भी आते हैं ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है मनोविज्ञान के अंतर्गत। जी हाँ, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जंग या युंग जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने ही ये दिया है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, टू द पॉइंट। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेप्स आर सॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हिंदी में बात करें, अंगूर खट्टे हैं, यह किसका उदाहरण है। देखिए मनोविज्ञान में कुछ ना डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, और मुझे आशा है बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रक्षात्मक मनोक्रिया, रक्षात्मक क्रियाएं बोल लीजिए, ठीक है, या मनोक्रियाएं बोलते हैं कहीं कहीं। तो सिचुएशन से मतलब कि अपने अपोजिट सिचुएशन से बचने के लिए आप कुछ एक्शंस करते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने बोल दिया ग्रेप्स आर सॉर इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है, किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है ये बताना है। रक्षात्मक मनोक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, करीब 7-8 प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं, है ना, और भी होती हैं, लेकिन जो हमारे मनोविज्ञान में बार बार रिपीट होकर के पूछी जाती हैं वो 7 से 8 ही हैं, है ना। जैसे मैं एक और उदाहरण दूँ आपका, आपको ऑफिस जाना है ना, आप ऑफिस के लिए थोड़ा सा लेट हो गए, जिसके कारण से आपको आपकी जो बस है वो भी आपको लगा कि भाई लेट है, जबकि बस अपने टाइम पे थी, आप लेट हुए हैं। ऑफिस में जाकर के आप बोलते हैं भाई बस लेट हो गई थी, ठीक है, तो अपनी गलती को आप आरोपित कर रहे हैं, ये भी एक रक्षात्मक मनोक्रिया है, ठीक है, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये किस प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म है जो मैंने उदाहरण बताया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म हैं, उसकी चर्चा हम व्याख्यात्मक वीडियो में करेंगे, है ना। चलिए फिलहाल ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं, ये किसका उदाहरण है। आपका पहला ऑप्शन है रिएक्शन फॉर्मेशन एक सेकंड, जी हाँ, रिएक्शन फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। दूसरा है आपका रिग्रेशन, ये है प्रतिगमन। तीसरा है आपका रैशनलाइजेशन अर्थात यौक्तिकीकरण, और चौथा है आपका रिप्रेशन अर्थात दमन। तो क्या है सही उत्तर। जी हाँ, अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी वाली कहानी सबने सुनी होगी, है ना, अंगूर के पास नहीं पहुंच पाती तो बोलती है अंगूर खट्टे हैं, ये क्या है, ये रैशनलाइजेशन है ये, ठीक है जी, यौक्तिकीकरण हिंदी में बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में असफल हो जाता है तो सीधे सीधे यह कहने की बजाय कि मैं फेल हो गया, ये कह देता है कि अंगूर खट्टे हैं, अर्थात एक तार्किक उत्तर दिया जा रहा है, इसलिए यह है क्या है, रैशनलाइजेशन है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा रैशनलाइजेशन। ये एग्जाम्पल जो है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ग्रेप्स आर सॉर, है ना, बताओ भाई क्या है ये, कौन सी रक्षात्मक मनोक्रिया है, ठीक है। तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, रैशनलाइजेशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, सोशियोलॉजिकल टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वाज गिवन बाय, अर्थात व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है। आपके ऑप्शंस है, पहला ये ऑप्शन है आपका क्रेचमर, दूसरा है स्प्रेंजर, तीसरा है हिप्पोक्रेट्स, चौथा है शेल्डन। क्या है सही उत्तर। जी हाँ, सोशियोलॉजिकल टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। देखिए हमारा टॉपिक ही पर्सनालिटी है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो सारे पर्सनालिटी से रिलेटेड होंगे, है ना। चलिए जैसे कि प्रारंभ में चर्चा की जा चुकी है। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है आपका स्प्रेंजर, ठीक है, स्प्रेंजर ने दिया है सोशियोलॉजिकल टाइप ऑफ थ्योरी, हिंदी में बोलेंगे व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत। किसका है, व्यक्तित्व का अर्थात पर्सनैलिटी का, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैड डेवलप्ड चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट, CAT बोल सकते हैं आप, इसको कैट करके याद कर सकते हैं, C फॉर चाइल्ड, A फॉर एपरसेप्शन, T फॉर टेस्ट, ठीक है। चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट
किसने डेवलप किया है? आपके ऑप्शंस अगर मैं हिंदी में बोलूँ, बाल अंतबोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है? आपका पहला ऑप्शन है रोजनविंक, दूसरा है रॉबर्ट, ठीक है, तीसरा है मुर्रे और चौथा है बेलाक। क्या है सही उत्तर? ट्रिक ऐसी है इसकी, आसानी से याद हो जाएगा, है ना। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आपका बेलाक। ठीक है, याद कैसे करेंगे? चाइल्ड है, चाइल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बालक। ठीक है, तो ऐसा करके याद कर लीजिए। देखिए, हम जो भी यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं उसका किसी भी व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, है ना, उसको ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल कभी भी इस उद्देश्य को लेकर के नहीं चला है। हमारा चैनल का उद्देश्य बिल्कुल ये है कि भाई जो डाटा है वो एग्ज़ाम के टाइम पर हम रिटेन रख सकें और उसको अपने बेटर आउटपुट में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी, चलिए, तो बस इतना ही है, और व्यक्तिगत भाव से किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी भी भावनाओं को। चलिए, फिलहाल आगे चलेंगे, तो ध्यान रहेगा, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया है? बेलाक। बालक ने, चाइल्ड है तो बालक देगा बेलाक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे, बाकी और ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स करेंगे जब हम इसकी व्याख्यात्मक वीडियो करेंगे ना टॉपिक वाइज, तो वहाँ हम अच्छे से करेंगे और भी बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट? दोबारा से सेम क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? पहला ऑप्शन है सिचुएशनल टेस्ट, दूसरा है टैट टेस्ट, तीसरा है रोशरा इंक ब्लॉक टेस्ट, चौथा है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। जी हाँ, क्या होने वाला है सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? चलिए, पारिस्थितिक परीक्षण, टीएटी परीक्षण, वाक्यपूर्ति परीक्षण, रोशरा का स्याही धब्बा परीक्षण। जी हाँ, क्या सही उत्तर? चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका जो सिचुएशनल टेस्ट है ना, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। बाकी तीन तो हम ऊपर भी करके आ रहे हैं, अगर आपको ध्यान होगा। रोशरा हम ऊपर करके आ रहे हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन था, मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको। टैट भी था उसमें, है ना, ये तो प्रोजेक्टिव है, हम पढ़ के भी आए हैं। रोशरा भी प्रोजेक्टिव है और सेंटेंस कंप्लीशन भी प्रोजेक्टिव है। तो बचा क्या? सिचुएशनल, ये प्रोजेक्टिव नहीं है। हिंदी में बोले तो पारिस्थितिक परीक्षण। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। देखिए, अभी मैं दिखा भी दूँ, नॉन प्रोजेक्टिव हम करके आए ना, ये रहा, देखिए, नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, सेम यही था। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन था रोशरा, इसमें भी टैट था, इसमें वर्ड एसोसिएशन एक अलग था और 16 PF, है ना। नोट पूछा था, नहीं है प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो 16 PF नहीं था, बाकी ये तो थे ही। दोनों कॉमन ऑप्शन दोबारा आ गए हैं अभी। ठीक है, तो वर्ड एसोसिएशन भी प्रोजेक्टिव है, तो यहाँ से ट्रिक लगा सकते हैं आप छोटी छोटी सी, है ना। और यहाँ पर एक ऑप्शन और आ गया है, सेंटेंस कंप्लीशन, ये भी प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस? अर्थात मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका BF स्किनर, दूसरा है JB वॉटसन, तीसरा है सिगमंड फ्रॉयड और चौथा है G ऑलपोर्ट। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, देखिए, नाम को तो मेरे को नहीं लग रहा कि हिंदी में भी अलग से बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि नाम तो वही रहेंगे, इसलिए मैंने हिंदी में नाम नहीं बोला है, क्वेश्चन बोल दिया हिंदी में मैंने, है ना। चलिए, बाकी आप सभी के सुझाव सदैव आमंत्रित हैं, आप और भी अपने सुझाव दे सकते हैं, सीरीज़ को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका सिगमंड फ्रॉयड। मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं और इन्होंने ही साइकोएनालिसिस का सिद्धांत दिया है सर्वप्रथम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, हरमन एबिंगस इज़ अ वेल नोन नेम इन द फील्ड ऑफ? अर्थात हरमन एबिंगस किस क्षेत्र में एक जाना माना नाम है? पहला ऑप्शन आपका पर्सनैलिटी, दूसरा है वर्बल लर्निंग, तीसरा है परसेप्शन, चौथा है इंटेलिजेंस। पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व, वर्बल लर्निंग अर्थात शाब्दिक अधिगम, परसेप्शन अर्थात प्रत्यक्षीकरण, इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि। जी हाँ, किससे संबंधित हैं हरमन एबिंगस? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आपका वर्बल लर्निंग। ठीक है, हिंदी में कहेंगे शाब्दिक अधिगम। हरमन एबिंगस जो हैं वो शाब्दिक अधिगम अर्थात वर्बल लर्निंग से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
जी हाँ, देखते हैं अगला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, फैलिक स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी इमर्जिस एट द एज ऑफ, अर्थात फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण आता है। किस चरण में आता है? लैंगिक चरण, है ना, फैलिक स्टेज। देखिए, फ्रॉइड ने अपना सिद्धांत दिया है ना। इसमें ये पर्सनैलिटी से संबंधित बालक की, है ना, उसमें उससे संबंधित 5 चरण बताए हैं इन्होंने, है ना। उसमें से ही एक फैलिक स्टेज भी है, अगर आपने सिद्धांत पढ़ा हुआ है। बाकी मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। तो फैलिक स्टेज की जो आयु अवस्था है, वर्ष है, उसको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका आफ्टर 11 ईयर्स, अर्थात 11 साल के बाद। दूसरा ऑप्शन है 1 से 3 साल, 1 to 3 ईयर्स। तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 साल। और चौथा ऑप्शन है 3 से 6 साल। क्या है सही उत्तर? फैलिक स्टेज की बात हो रही है। जी हाँ, फैलिक स्टेज को अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो फैलिक ही बोलते हैं, है ना। बाकी और भी शब्द हो सकते हैं इसके लिए, कुछ मिलता है तो ज़रूर मैं बताऊँगा आपको, है ना। चलिए, फ़िलहाल तो इसका फैलिक ही है। चलिए, इसका उत्तर होने वाला आपका 3 से 6 साल। ठीक है जी, फैलिक स्टेज जो है वो 3 से 6 साल के बीच में होती है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। ठीक है, चलिए, इन्होंने अपना सिद्धांत देखिए 5 चरण कौन कौन से दिए हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक है, जैसे आप किसी को बुलाते हैं वैसा बुलाना नहीं चाहिए। ओए करके बुलाते हैं ना, ओए सुनो ज़रा इधर आओ, है ना। बुलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए उस ओए का भी हम इस्तेमाल अपनी लर्निंग में कर सकते हैं, अपने सीखने और अधिगम में कर सकते हैं। अगर वो ओए काम आ रहा है, किसी को बोलने के बजाय हम उससे कुछ सीख ही लें, है ना। चलिए, फ़िलहाल ये मेरी ट्रिक है, मैंने बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी तो बेटर है, अगर पसंद आए। और मेन बात देखो, पसंद आना नहीं है, मेन बात है उसको याद करना, और याद करने के बाद उसको रिटेन रखना, और एग्ज़ाम में उसका आउटपुट आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो आप अपना भी बना सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है कि यही याद करिए, है ना। चलिए, फिलहाल देखेंगे ट्रिक क्या है। मैंने ट्रिक बनाई है इनके 5 स्टेजेस की। ओ ए, ठीक है जी, ओ ए हो गया। इसके बाद होता है आपका एलपीजी। एलपीजी का नाम सुना आपने? बिल्कुल सही, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपके रसोई घर में यूज़ होती है। जो गैस आती है वो यही होती है, उसके अंदर यही होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी। तो एलपीजी नहीं लिखेंगे हम, पीएलजी लिखेंगे। एल और पी का जो स्थान है ना वो बदल देना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? पी, फिर लिखना है एल, फिर लिखना है जी। समझ रहे हैं? जी अपने स्थान पर आएगा, पी और एल इनका जो नंबर है वो चेंज कर देना है। ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। ओए पी एल जी, ओए पी एल जी। ओ से हो जाएगा आपका ओरल, ए से हो जाएगा अनाल, पी से हो जाएगा फैलिक, एल से हो जाएगा लेटेंसी, जी से हो जाएगा जेनिटल। ठीक है, ये 5 स्टेजेस हैं इनकी। आशा ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब इनको वर्षों के हिसाब से कैसे याद करेंगे? सबसे पहली स्टेज है इनकी 0 से 1 साल। ठीक है, कहीं कहीं आपको 0 से 18 मंथ भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, इसलिए मैंने बता दिया है। दूसरा स्टेज है इनका 1 से 3 साल। इसको दूसरे कलर में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। चलिए, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, एरो बना देते हैं पहले सबका। ठीक है जी, चलिए एरो बन गया। अब एक फर्दर दूसरा कलर ले लेते हैं। जी हाँ, मैंने बताया ओरल स्टेज है आपकी 0 से 1 साल। ठीक, अगर मैं अनाल की बात करूं तो ये हो जाएगी आपकी 1 से 3 साल। ठीक है जी, वहीं फैलिक की बात करूं तो फैलिक हो जाएगी 3 से 6 साल। ठीक, लेटेंसी की बात करें तो लेटेंसी हो जाएगी आपकी 6 से 11 साल। ठीक है जी, आपकी बची जेनिटल। जेनिटल चलती है टिल डेथ, 11 से लेकर टिल डेथ तक, है ना। ध्यान रखिएगा, स्पेस कम है लेकिन समझाने का पूरा प्रयास किया मैंने यहाँ आपका। सबसे पहले ट्रिक लगानी है ओ ए हो गया। फिर एलपीजी होता है, एलपीजी को हमें पी और एल को चेंज कर देना है, पीएलजी कर देना है, जी लास्ट में एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। ओ से हो जाएगा आपका ओरल, जो कि 0 से 1 साल इसकी अवस्था होती है। जस्ट 1 सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, 0 से 1 साल इसकी अवस्था होती है ओरल की। उसके बाद अनाल, अनाल की होती है 1 से 3 साल। फैलिक, फैलिक की होती है 3 से 6। लेटेंसी, लेटेंसी की होती है 6 से 11। जेनिटल, जेनिटल की होती है 11 से टिल डेथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से कई क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर स्टेजेस को लेके। अभी देखिए क्या क्वेश्चन बना है। फैलिक का पूछा है ना, कितनी उम्र है,
कितनी वर्षों से कितने वर्षों के बीच में है, तो 3 से 6 इसका सीधा सीधा उत्तर हो गया। ठीक है, कई बार नंबरिंग करके ही पूछ लेते हैं कि चौथे नंबर का बताओ क्या नाम है, लेटेंसी है भाई, दूसरे नंबर का एनाल है ना। तो इस हिसाब से आपको याद कर लेना है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी वीडियो तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ठीक है जी, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे टू द पॉइंट। देखिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज इज गिवन बाय लियोन फेस्टिंजर। ठीक है, लियोन फेस्टिंजर, नाम ऐसा है अजीब लड़खड़ा जाए, है ना, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज इज गिवन बाय लियोन फेस्टिंजर। पहला ऑप्शन आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, दूसरा है बैलेंस थ्योरी, तीसरा है फंक्शनल थ्योरी, चौथा है आपका सोशल इक्विटी थ्योरी। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, निम्न में से कौन सा सिद्धांत लियोन फेस्टिंजर के द्वारा दिया गया है? ठीक है जी, सबसे पहला संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत, दूसरा है संतुलन का सिद्धांत, तीसरा है कार्यात्मक सिद्धांत, और चौथा है आपका सामाजिक समानता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है लियोन फेस्टिंजर ने? जी हाँ, चलिए इस प्रश्न का आपका सही जवाब होने वाला है, बिल्कुल सही, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जी हाँ, संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, लियोन फेस्टिंजर, संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका थोड़ा सा लंबा है, तो इसको स्क्रीन में फिट कर लेते हैं पहले तो, है ना। चलिए ये हो गया फिट। चलिए अगला प्रश्न है आपका, द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइको फिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। हिंदी में है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन ये रहा, कैरेक्टर अर्थात चरित्र, दूसरा है एडजस्टमेंट अर्थात समायोजन, तीसरा पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व, चौथा है सेंसेशन अर्थात संवेदना। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। जैसे ये लाइन आ जाए समझ लेना पर्सनैलिटी की बात हो रही है। ठीक है जी, तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? पर्सनैलिटी। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। देखिए दोबारा से क्वेश्चन आ गया, अभी मैं पीछे बता के आ रहा हूँ, आप लोग खुद ही बताइए क्या है इसका उत्तर। लेटेंसी पीरियड इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन रिलेटेड टू द एज रेंज ऑफ। पूछ लिया ना। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित किससे है? पहला है 18 से 20 वर्ष, दूसरा है 6 से लेकर के प्यूबर्टी, है ना, किशोरावस्था के आसपास तक, तीसरा कह रहा है 2 से 5 साल, और चौथा कह रहा है 20 से 22 साल। आइए मैं बता के आया हूँ, कैसे बता के आया है? OA LPG होता है, LPG को चेंज करना है, PL करना है, और लास्ट में G रहने देना है ना, ऐसे ही बता के आया हूँ ना मैं। OA PLG, है ना। तो लेटेंसी का बताया था मैंने, क्या था? लेटेंसी का ही पूछा है ना। जी हाँ, लेटेंसी का ही पूछा है। क्या बताया था लेटेंसी का? बिल्कुल सही, 6 से 11 बताया था, है ना। और यहाँ 6 से 11 के आसपास एक ही ऑप्शन है आपका, ये देख लीजिए, 6 से PBOT, है ना, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और फैलिक तो हम करके आए हैं 3 से 6, है ना। OAG आपको पता ही है, सब करा के आ चुका हूँ पीछे में, है ना। अगर नहीं देखा है आपने, स्किप करके देख रहे हैं, तो पीछे जाके देखिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। ठीक है जी, आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, अर्थात विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन आपका वॉटसन, दूसरा है फ्रॉयड, तीसरा है कॉलर, चौथा है एरिक्सन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका एरिक्सन। ठीक है, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो एरिक्सन ने दी है। हिंदी में बोलते हैं विकास का मनोसामाजिक
सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत में 8 स्टेजेस बताई हैं, 8 अवस्थाएं। ठीक है, कितनी? 8 अवस्थाएं। ठीक, जब हम एक्सप्लेन वाली वीडियोस करेंगे, व्याख्यात्मक वीडियोस करेंगे, तो वहाँ 8 स्टेजेस को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए बने रहिए चैनल पे, आपको जल्द ही आने वाले समय में एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए ये एमसीक्यू सीरीज़ इसलिए लाई गई है ताकि आपका एक माइंड फ्रेम बन जाए कि किस हिसाब से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या पढ़ना है ना। क्योंकि देखिए एक लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, क्या चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या चीज़ छोड़नी है। इररिलेवेंट डाटा कभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, रिलेवेंट डाटा पढ़िए जिस हिसाब से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम निकल जाए फिर पढ़ते रहिए और जितना डाटा कलेक्ट करना है ना। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल सब छोड़ते जाइए, है ना। चलिए फिलहाल नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी हैज़ बीन एम्फसाइज्ड बाय, अर्थात मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है। अर्थात ये इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि साइकोसेक्सुअल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है ना। क्वेश्चन का देखिए लेवल, मतलब किस हिसाब से घुमा फिरा के पूछ रहा है ना। आपका ऑप्शन पहला है फ्रॉयड, दूसरा है हॉल, तीसरा है हॉलिंग्सवर्थ, चौथा है कोमेनियस, है ना, कोमेनियस है। या कमेनियस बोल सकते हैं आप। क्या सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, सिगमंड फ्रॉयड बिल्कुल सही उत्तर है, पहला फ्रॉयड, है ना, शॉर्ट में बोलते हैं आप। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका द टीम नहीं होगा, टर्म होगा, एक जगह आ रहेगा, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है, हो जाता है। द टर्म इरोज, क्या है इरोज, EROS, इज रिलेटेड टू डैश। देखिए सबसे पहले बता दूं, ये जो टर्म है ये दी है आपकी फ्रॉयड ने। ठीक, सिगमंड फ्रॉयड की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ये दी है इरोज। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आप एक टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलिए आपके ऑप्शंस ये रहे। हिंदी में बोल दूं पहले मैं क्वेश्चन आपका, इरोस जो शब्द है वो किससे संबंधित है ना। पहला है आपका फियर इंस्टिक्ट, है ना, भय मूल प्रवृत्ति से। दूसरा है डेथ इंस्टिक्ट, मरण मूल प्रवृत्ति से। तीसरा है लाइफ इंस्टिंक्ट, अर्थात जीवन मूल प्रवृत्ति से। चौथा है नेचुरल इंस्टिंक्ट, अर्थात प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। क्या सही उत्तर? इरोस, EROS। जी हाँ, सिगमंड फ्रॉयड ने दिया ये टर्म, बिल्कुल सही है, लाइफ इंस्टिंक्ट। ठीक है, जीवन मूल प्रवृत्ति से। ठीक है, इरोस का संबंध किससे है? लाइफ इंस्टिंक्ट से है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ईगो इज गाइडेड बाय, है ना। देखिए जो भी इन्होंने दिए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, तीनों ही कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, है ना। तो जो ईगो है वो कौन से प्रिंसिपल पर कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? ये क्वेश्चन है। पहला है आपका रियलिटी प्रिंसिपल, दूसरा है जनरल प्रिंसिपल, तीसरा है प्लेजर प्रिंसिपल, चौथा है आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका, बिल्कुल सही, रियलिटी प्रिंसिपल। क्या होगा? रियलिटी प्रिंसिपल। कौन गाइड करेगा? ईगो। ठीक है, ईगो किस पर आधारित होता है? वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, रियलिटी प्रिंसिपल पर। यहाँ तो हमने ईगो की बात की है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इड की, तो इड किस पर आधारित होता है? इड आधारित होता है प्लेजर प्रिंसिपल पर, यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है, इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है। ठीक, ईगो मैंने बता दिया रियलिटी प्रिंसिपल पर। ठीक है, और बच गया आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो, सुपर ईगो होता है आपका मोरलिटी प्रिंसिपल पर। किस पे? मोरलिटी प्रिंसिपल पर। ध्यान रखिएगा, तीनों ही, किसी का ही पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए बाकी और भी चर्चा जब एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस करेंगे तो उसमें करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, विच वन इज नॉट रिलेटेड विद ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी की ट्रेड थ्योरी से संबंधित नहीं है, अर्थात कौन सा व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका ऑलपोर्ट, दूसरा है आइजेंक, तीसरा है कैटल, चौथा है फ्रॉयड। आसान होने वाला है प्रश्न, बिल्कुल सही, फ्रॉयड हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। फ्रॉयड तो मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक, तो ये तो अलग ही एरिया इनका, ट्रेड थ्योरी बिल्कुल नहीं दी है इन्होंने तो। और बाकी जो है कैटल, एल्पोर्ट और आइजेंक, ये तीनों ने ही ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी हुई है।
ठीक है, व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए, विच थ्योरी बिलीव्स दैट ह्यूमन माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग मोस्टली हिडन एंड हैज़ 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अर्थात कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। आशा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपके ऑप्शन शेयर है। पहला ऑप्शन है आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी अर्थात मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दूसरा है आपका टाइप थ्योरी, है ना, प्रकार सिद्धांत। तीसरा है आपका बिहेवियरिस्ट थ्योरी, लिख गया यहाँ पे, वाई मिस हो गया, कोई बात नहीं, व्यवहारवाद सिद्धांत। चौथा है आपका ट्रेड थ्योरी अर्थात गुण सिद्धांत। किस सिद्धांत में चर्चा की गई है? बिल्कुल सही, कई लोगों ने क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दिया होगा, पता है मुझे, अच्छी बात है, पता है आप लोगों को, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। इसका सही उत्तर होने वाला है साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। ठीक है, सीधा उत्तर है इसका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ आवर अनफुलफिल्ड डिजायर्स। अर्थात जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है ना। पहला ऑप्शन इड, दूसरा ईगो, तीसरा है सुपर ईगो, चौथा है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर होता है ये स्टोर? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती और उसको भंडार गृह के नाम से जाना जाता है, भंडार गृह। चलिए बिल्कुल सही, इड। क्या है? इड। ध्यान रखिएगा, स्टोर हाउस ऑफ आवर अनफुलफिल्ड डिजायर्स इज कॉल्ड इड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट वन सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फ्लोइंग विल सर्व एज ए मोस्ट सेटिस्फाइंग डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल। देखिए दोबारा से आ गया डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, रक्षात्मक मनोक्रियाएं, ये ज़रूर आएंगी जब पर्सनैलिटी की बात होगी तो ज़रूर आएगी, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति या फिर रक्षात्मक मनोक्रिया में सबसे संतोषजनक होगी। ठीक है जी, पहला ऑप्शन है आपका रिग्रेशन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है फैंटेसी और चौथा है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन तो आपको याद ही आ गया होगा, है ना, बिल्कुल सही, रैशनलाइजेशन होता है, जी हाँ, अंगूर खट्टे हैं, वही वाला है रैशनलाइजेशन तो। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन मैंने बता दिया, ऑप्शंस आपको बता दिए, क्या होगा उत्तर? जी हाँ, चलिए हिंदी में बोल देता हूँ मैं। देखिए रिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ जस्ट वन सेकेंड। चलिए, रिग्रेशन आपका प्रतिगमन से संबंधित है, प्रतिगमन होता है ये। ठीक है, वहीं अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो आइडेंटिफिकेशन होता है आपका तदात्मीकरण। ठीक है जी, और वहीं मैं अगर आपकी फैंटेसी की बात करूं तो फैंटेसी होता है आपका अतिकल्पना। ठीक है, और रैशनलाइजेशन आप जानते ही हैं, पीछे हम क्वेश्चन करके भी आए हैं। ठीक है जी, चलिए क्या होगा इसका उत्तर? जिस क्वेश्चन की हमने चर्चा की है, शारीरिक निर्योग्यता वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी युक्ति का प्रयोग वो करेगा जो कि उसके लिए सबसे संतोषजनक होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा आपका फैंटेसी, अतिकल्पना। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखिए बन जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका द एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स डिफर्स फ्रॉम इंट्रोवर्ट स्टूडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्थात बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर अलग होता है? आपका पहला ऑप्शन है ऑब्जर्व्स इन हिज ऑन इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, अर्थात अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। दूसरा ऑप्शन है एक्सप्रेसिस फीलिंग एक्सटर्नली इंस्टेड ऑफ सफरिंग इंटरनली, अर्थात एक सेकेंड, जी हाँ, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है वो। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया आपका।
तीसरा है आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अर्थात मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। चौथा ऑप्शन है आपका बेटर इन राइटिंग देन स्पीकिंग, अर्थात बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। अब क्या है सही उत्तर, किससे आपको पता चलेगा बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर अलग होता है? जी हाँ, चलिए बिल्कुल सही, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्रेसिस फीलिंग एक्सटर्नली इंस्टीड ऑफ सफरिंग इंटरनली, अर्थात मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए मुझे लग रहा है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको 2 पार्ट में कर लेना ज़्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस ज़्यादा है और 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 2 पार्ट में कर लेते हैं इसको, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी हो ये वीडियो। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं, 2 पार्ट में हो जाएगा। जी हाँ, 24वां क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 25वां कर लेते हैं आखिरी। इसके बाद इसका पार्ट सेकंड बना देंगे पर्सनैलिटी का ही, ठीक है, तो उसमें डाल देंगे इसको 26 से लेकर के। ठीक है, चलिए समय भी अभी ज़्यादा हो गया है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग आपके 10:30 हो रहे हैं, ठीक है, रात के, जिस समय वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए, और बाकी वीडियो भी लंबी हो रही है, तो 25वां क्वेश्चन कर लेते हैं और बाकी अगली वीडियो में इसको ऐड ऑन कर देंगे हम 26 से लेकर 50 तक। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए फिलहाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट कौन सा है? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका इसमें रिग्रेशन, है ना, अर्थात प्रतिगमन। दूसरा ऑप्शन है रिप्रेशन, रिप्रेशन यानी कि दमन। तीसरा ऑप्शन है रैशनलाइजेशन, जो हम पीछे करके आए हैं। रैशनलाइजेशन क्या होता है? युक्तिकरण, ठीक है, या युक्तिकरण भी बोल देते हैं कभी कभार। चौथा ऑप्शन है आपका विड्रॉल एंड सबमिसिवनेस, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता, पूरी तरह हार मान लेना, विड्रॉल, है ना। तो डायरेक्ट पूछा भी है इसने, समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है ना, डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट यही है, विड्रॉल। ठीक है, विड्रॉल कर देना पूरा। अच्छे से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से इन चीज़ों को, डिफेंस मैकेनिज्मों को टॉपिक वाइज, जैसे पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस है, जैसे हम करके आ रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सभी टॉपिक्स हम डिटेल वीडियोस में ज़रूर करेंगे। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगी, अलग से हम उस पर चर्चा करेंगे हर बिंदु पर, है ना। अभी तो ये देखिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ज़्यादा चर्चा संभव नहीं है, समय का अभाव है, आपको ही पता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विड्रॉल एंड सबमिसिवनेस। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। अगले 25 क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये था आपका पर्सनैलिटी का पार्ट 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साइकोलॉजी का, जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए लाभदायक है ना। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।